Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Topic we are going to discuss is approach to dyspnea that has already been discussed to you. थोड़ी सी कुछ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ कि दो लेक्चर्स जो है ना दो फैकल्टी मेंबर्स के वही टॉपिक जो है वो ओवरलैप हो गया. बट अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अप्रोच टू डिज्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वो सिम्टम है जो कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिकली किसी भी जगह पे जो है ना स्पेशली इमरजेंसी सेटिंग में जो है ना वो कभी भी ऐसा तो पेशेंट आ सकता है. तो जो चीजें आप ऑलरेडी जो है वो बेसिक्स कर चुके हैं हम उसी को जो है वो थोड़ा सा फर्दर जो कर लेते हैं. ठीक है, इसमें आई वुड लाइक यू पीपल टू आस्क मोर क्वेश्चन क्योंकि अभी जस्ट आप ये टॉपिक जो है वो कर चुके हैं. तो कोई भी उससे रिलेटेड क्वेरी हो या अभी जो चीज़ें मैं करवा रही हूँ अगर उसमें कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस क्योंकि ये जो टॉपिक है ये दिस इज अगेन आई एम टेलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि जब आप इमरजेंसी में होते हैं तो पेशेंट जिस कंप्लेन के साथ ज़्यादातर आते हैं तो वो डिस्निया जो है वो होती है और वो बहुत सारे सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है, नॉट ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो सबसे पहले इफ वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन तो डिस्निया जो है वो बेसिकली क्या है. जो वर्डली इसका मतलब है वो है डिस्निया. ठीक है, यानी डिफिकल्ट या पेनफुल ब्रीथ. तो डेफिनेशन वाइज क्या हुआ, breathlessness or dyspnea is the feeling of an uncomfortable need to breathe. ठीक है, कोई भी जो है वो अनकंफर्टेबल जो है वो डिफिकल्टी हो ब्रीदिंग में तो उसको डिस्निया कहते हैं और ये जो है उसकी वर्डली मीनिंग हो गई. Clinically, it is a subjective experience of breathing discomfort that consists of qualitatively distinct sensation. ठीक है, हर बंदा जो है उसकी परसेप्शन डिस्निया की जो है वो डिफरेंट हो सकती है, वो डिफरेंट तरीके से जो है उसको डिस्क्राइब करता है. तो इसकी जो है वो डिफरेंट परसेप्शन जो है वो पेशेंट की हो सकती है जिस तरह से पेशेंट अपनी वो फीलिंग जो है वो बताता है. क्या क्या वो परसेप्शन पेशेंट की हो सकती है. इट कैन बी अनसेटिस्फाइड इंस्पिरेशन. पेशेंट कहेगा कि मुझे सांस जो है वो पूरी नहीं आ रही या अच्छी नहीं आ रही. चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, सीने पे वजन महसूस करना. सेंसेशन ऑफ फीलिंग ब्रेथलेस, या पेशेंट ये कह सकता है कि मुझे सांस जो है वो बहुत ज्यादा फूल रही है, कैन नॉट गेट इनफ एयर, हंगर फॉर एयर और इनकम्प्लीट एक्सहेलेशन. तो ये डिफरेंट पेशेंट परसेप्शन है जो पेशेंट जो है वो रिपोर्ट कर सकता है. अब बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्या होती है, के डिस्निया जो है वो होता क्यों है. तो इसमें मुख्तलिफ जो है वो उसके पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है. स्टिमुलेशन ऑफ द इंट्रापल्मोनरी सेंसरी नर्व्स. ठीक है, इंट्रापल्मोनरी कुछ सेंसरी नर्व्स होती है जिसकी स्टिमुलेशन की वजह से हो सकता है. कॉमन कंडीशन जिसमें ये होता है वो है न्यूमोथोरेक्स एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. दूसरा मैकेनिज्म हो सकता है कि इफ देयर इज इंक्रीज लोड ऑन द रेस्पिरेटरी मसल्स. अगर किसी पेशेंट को एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू एस्थमा, सीओपीडी है, कोई फॉरेन बॉडी है, उसमें भी क्या होगा, पेशेंट को ये फीलिंग जो है वो हो सकती है. या तीसरा मैकेनिज्म क्या हो सकता है पैथोफिजियोलॉजिकल, के हाइपोक्सिया हो किसी भी रीजन की वजह से, हाइपरकेपनिया हो या एसिडोसिस हो, तो वो आपके जो है वो कीमो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है. और ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके होते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है. कार्डिक फेलियर जो है अगेन उसमें भी डिस्निया जो है वो होता है. तो दो जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है, अभी कॉजेज को हम अलग से डिस्कस भी करेंगे, बट जनरली स्पीकिंग अगर सिस्टम वाइज बात करें तो दो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है जिसकी वजह से डिस्निया होता है, वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अदर इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कार्डिक फेलियर में जो डिस्निया होता है उसका पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होता है कि जब पल्मोनरी कंजेशन होती है, क्यों होती है, क्योंकि आपके एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से लंग कंप्लायंस जो है वो रिड्यूस होगी. तो पेशेंट गेट द फीलिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि
इन पेशेंट्स का जो है वो कार्डिक आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो ये पेशेंट जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स को जो है वो सप्लाई जो है वो ऑक्सीजन की कम होती है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट ऑलरेडी कम है या पेशेंट एक्सरसाइज करेगा तो कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से हाइपोक्सिया होगा। तो ये भी आपके जो है वो सेंट्रल जो कीमो रिसेप्टर से उसको स्टिमुलेट करेगा। So what are the common cardiac causes? It could be acute coronary syndrome, congestive cardiac failure, different kind of arrhythmias हो सकती है या उसको dysrhythmias भी कहते हैं, and the valvular heart disease. तो ये दो 4 common जो है वो group of causes है। अब stages क्या हो सकती है डिस्निया की? इट कुड बी एक्सेशनल डिस्निया, ठीक है, सिर्फ पेशेंट को जो है वो एक्सरसाइज पे जो है वो ब्रेथलेसनेस अगर हो। दूसरा हो सकता है ऑर्थोपनिया। तो ऑर्थोपनिया क्या है? इट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हाइल लाइंग फ्लैट एंड बेटर इफ पेशेंट इज सिटिंग अप। पेशेंट कहेगा कि मैं लेटा होता हूँ तो मुझे सांस होती है और जब मैं बैठ जाता हूँ तो वो बेहतर होती है। उसके क्या क्या कॉमन कॉजेज है? कंजेस्टिव कार्डिक फेल्यूर प्रेगनेंसी में हो सकता है, एंड अगर रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस है ड्यू टू एनी रीजन। टिपिकली इसमें जो है वो डायफ्राम की जब इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो रेस्पिरेटरी मसल है इट इज द डायफ्राम, उसमें भी पेशेंट को जो है वो ऑर्थोपनिया होगा और पेशेंट जब बैठ जाएगा तो वो बेहतर फील करेगा। थर्ड इज पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया। अब नाम से जो है वो चीजें क्लियर है। तो पैरोक्सिस्मल क्या है? इट इज एपिसोडिक, नॉकटर्नल यानी कि नाइट टाइम में होगा, एंड डिस्निया तो इसमें होगा acute shortness of breath accompanied by coughing and wheezing। अब इसमें ये होगा कि पेशेंट जो है ये बताएगा कि मैं सीधा लेट जाता हूँ, फिर नींद से जो है मेरी आंख खुल जाती है बिकॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यूजुअली occurs when a person is already in sleep in a reclining position, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो ऑर्थोपनिया में क्या होगा? पेशेंट जैसे लेटेगा तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, लेकिन पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया में पेशेंट लेट जाएगा और वो ड्यूरिंग स्लीप उठेगा बिकॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। चौथी जो चीज है दैट इज रेस्टिंग डिस्निया या डिस्निया एट रेस्ट। अब ये जो पिक्चर है ये क्या है? ये एक पेशेंट है, बट वी कैन सी ओवर हियर। मैम वी कैन नॉट सी योर स्क्रीन। दिस इज अ पेशेंट जिसपे ग्रॉसली ये चीज नजर आ रही है कि पेशेंट को जो है वो एडी काफी जो है वो एडिमेटस है, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट लाइकली सेकेंडरी टू, अभी हमारे पास ज्यादा हिस्ट्री वगैरह नहीं है। शुरू का वड्डी कौन सी है? करेंगे ऑफ है चैट बॉक्स देखो ना बच्चे को। ओके सो सॉरी देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से जो है वो स्क्रीन शेयरिंग, तो अभी ये स्क्रीन शेयरिंग जो है वो कहाँ से वो हुई है? चलो वी कैन गेट अ रिकैप। आई होप द वॉइस क्वालिटी इज क्लियर। अगर वॉइस में कोई इशू हो तो फिर वो बता दीजिएगा। लाइट मैंने माइक किया ना, ठीक है। हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया है? वी हैव डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, जिसको ज्यादा डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। तो कॉमन जो है वो कार्डिक काजेस 4 जो है वो कैटेगरीज हैं जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पेशेंट को होती है। देन स्टेजेस ऑफ डिस्निया 4 स्टेजेस है। एक्सेशनल डिस्निया है, ऑर्थोपनिया है, पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया एंड रेस्टिंग डिस्निया। This is a patient who is a case of congestive cardiac failure। तो what we can see कि patient जो है वो उसको काफी जो है वो पेरिफेरल एडिमा है। You can appreciate कि इतना जो है ना वो एडिमा है जो कि नीज तक जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। तो this is a patient with congestive cardiac failure। दूसरे भी फीचर है बट जो चीज आपको क्लियरली हम लोग दिखा सकते हैं that is this peripheral edema। कुछ दूसरे भी कॉजेज होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के, लाइक वी हैव डिस्कस, एक रेस्पिरेटरी हो गए, देन कार्डिक कॉजेज, देन देयर आर सम मिसलेनियस
causes as well. ये जरूरी नहीं कोई पेशेंट जो है वो डिज्निया के साथ आए तो हम सिर्फ कार्डियक और रेस्पिरेटरी के ऊपर ही जो है वो सोचे. There could be many other conditions as well, like मेटाबॉलिक एसिडोसिस. किसी भी रीजन की वजह से पेशेंट को एसिडोसिस हो तो दैट कैन कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. इट कुड बी सिवियर एनीमिया. एनीमिया में क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ही कम होगी. तो हीमोग्लोबिन जो है वही ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ऑब्वियसली उसमें भी पेशेंट को जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है. देन प्रेगनेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम. लेकिन ये लिस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे और भी कॉजेज हैं. दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया के दूसरी भी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को डिज्निया हो सकता है. तो इट कुड ईदर बी, ये ऑलरेडी डॉक्टर किरण जो है वो डिस्कस कर चुकी है डिटेल से कि अक्यूट डिज्निया जो है वो कब हम लेबल करेंगे या क्रॉनिक जो है कब करेंगे. तो हम उन चीजों को स्किप कर रहे हैं जो कि आप ऑलरेडी अभी कर चुके हैं. अच्छा, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज भी होते हैं डिज्निया की जो कि हमें पता होने चाहिए, ताकि अगर वो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उसमें, लाइफ थ्रेटनिंग का क्या मतलब है कि यू नीड इमीडिएट एंड अर्जेंट एक्शन. अगर उसमें हम डिले करेंगे किसी भी हिसाब से तो या डायग्नोस्टिक वर्कअप में तो दैट कैन बी वेरी लीथल फॉर द पेशेंट. कुछ कॉजेज हमें पता होने चाहिए कि व्हाट आर द कॉजेज. इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज टॉप ऑफ द लिस्ट. देन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, स्टेटस एस्थमेटिकस या अक्यूट सिवियर एस्थमा जिसको हम कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टेंशन न्यूमोथोरैक्स. ठीक है. लेरिंजियल एडिमा जो है वो बाज़ दफा एनाफिलेक्टिक रिएक्शन की वजह से होती है, तो उसमें भी लाइफ थ्रेटनिंग जो है ना, दैट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि वो आपको चोकिंग जो है वो करवा सकता है. Airway obstruction due to any reason. It could be diabetic ketoacidosis, it could be GV syndrome, salicylate poisoning or carbon monoxide poisoning. तो कुछ काजेज इसमें भी आपके जहन में होने चाहिए. क्रोनिक डिज्निया बाय डेफिनेशन मोर देन 30 डेज की ड्यूरेशन की होगी. ठीक है. और इसका एक निमोनिक है जिसको अगर हम याद करें तो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल. कि उसमें सीओपीडी, ठीक है, मोर देन 30 डेज तो होता है, लेकिन इट कुड बी ओवर वीक्स, मंथ्स और ईयर्स. सीओपीडी इसका कॉमन एक कॉज है. देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर, लंग फाइब्रोसिस ड्यू टू एनी रीजन. इट कुड बी क्रॉनिक एस्थमा और प्लूरल इफ्यूजन. अब हिस्ट्री जो है हम पेशेंट की क्या, क्योंकि आज हम लोग जो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि हाउ वी अप्रोच द पेशेंट विद डिज्निया. तो अप्रोच में क्या होता है कि हम हिस्ट्री किस तरह से लेंगे, एग्जामिनेशन किस तरह से करेंगे और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन वाइज और मैनेजमेंट वाइज किस तरह से प्रोसीड करेंगे. तो हिस्ट्री जो है इसमें बहुत डिटेल जो होगी, उसमें हम ऑनसेट पूछेंगे, ड्यूरेशन, एरो, हाँ, ओके. सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन. अब यहाँ पे हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस आती है जो हम थर्ड ईयर के लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट क्वेश्चन जो है वो हम क्या क्या पूछे. हम जो इतनी सारी चीजें पढ़ते थे, तो स्पेसिफिकली जगह हम जो है वो डिज्निया को टारगेट करेंगे तो ऑनसेट, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हम पेशेंट से पूछेंगे. देन रिलीविंग फैक्टर, पेशेंट को कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स तो नहीं है लाइक चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, एनी सिंकोपियल एपिसोड्स, एनी ऑर्थोपनिया. तो ये सारी चीजें जो है वो आपको काफी हेल्प करेंगी. ठीक है. देन पैराग्जिमल नॉक्टर्नल डिज्निया के बारे में पूछेंगे. रेस्पिरेटरी सिम्टम का पूछेंगे पेशेंट को, साथ में कोई कफ, स्प्यूटम या वीजिंग तो नहीं हो रही है, तो ये मोर लाइकली कोई अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी कॉज को इंडिकेट करेगी. देन हिस्ट्री ऑफ थायराइड डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, रीनल डिजीज. तो इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री है जो कि आपको पेशेंट से पूछनी पड़ेगी. तो मकसद ये है कि सिर्फ दो सिस्टम के ऊपर नहीं फोकस करना, ये सारी ही चीजें पूछेंगे तो ही हम प्रॉपरली पेशेंट को जो है वो अप्रोच कर सकेंगे. देन मेडिकल हिस्ट्री, प्रीवियस जो हिस्ट्री उसमें देखेंगे तो प्रीवियसली पेशेंट को कोई कार्डियक इश्यूज तो नहीं रहे, कोई कार्डियक डिजीज, एनी रेस्पिरेटरी डिजीज, एनी थायराइड डिजीज, रीनल, वो जो सिम्टम थे वो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से रिलेटेड थे. ये जो चीजें हैं ये दिस इज पार्ट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री. Then family history of ischemic heart disease, cardiomyopathy,
thromboembolic disease or primary pulmonary hypertension. Medication history is very important, and social issues जिसमें सबसे important है addictions, mainly smoking and alcohol. ठीक है, अब ये वही चीजें हैं, तो इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल से अभी इसको नहीं कर रहे, बट यू कैन गेट द कॉपी. अब इसमें जो है ना वो ज्यादा डिटेल से ये सारी चीजें हैं. इफ यू वांट टू गो थ्रू इन मोर डिटेल कि कौन से जो है वो एसोसिएटेड सिम्टम हैं, तो फिर हम उसको क्या जो है वो चीज सोचेंगे. तो क्या क्या चीजें हम पेशेंट में, अब पेशेंट हमारे पास क्लिनिकली आया है, हम उसमें क्या क्या चीजें जो है वो असेस करेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, देन डिग्री ऑफ सेंट्रल साइनोसिस, एविडेंस ऑफ एनाफिलेक्सिस. ठीक है, हम ये देखेंगे पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इसलिए क्योंकि जब भी रेस्पिरेटरी पेशेंट को डिस्ट्रेस होगा, हाइपोक्सीमिया होगा, तो डेफिनेटली पेशेंट के जो कॉन्शियसनेस है वो दैट विल बी इम्पेयर्ड. तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या जीसीएस कितना है पेशेंट का, पेशेंट को सेंट्रल साइनोसिस तो नहीं है. एविडेंस ऑफ एनाफिलेक्सिस, अब एनाफिलेक्सिस में पेशेंट को जो है वो अर्टिकेरिया भी हो सकता है या एंजियोएडिमा भी हो सकता है. एंजियोएडिमा में टिपिकली क्या होगा कि पेरी ऑर्बिटल जो है वो एडिमा होता है पेशेंट को. अगर हम लेरेंजियल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पे भी हमें जो है वो एडिमा मिल सकता है. एयरवेज को हम चेक करेंगे कि अपर एयरवे पेशेंट की जो है वो पेटेंट है कि नहीं है. इस पेशेंट एबल टू स्पीक इन, तो पेशेंट किस तरह से बात कर रहा है, तो वो वर्ड्स में बात कर रहा है या सेंटेंसेस में, तो ये भी आपकी सिवियरिटी को शो करेगा, स्पेशली एस्थमेटिक पेशेंट में. वी डिस्कस इन डिटेल के जो एस्थमा अटैक के साथ पेशेंट आता है, तो उसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर था कि इज द पेशेंट एबल टू कंप्लीट द फुल सेंटेंसेस. कार्डियोवास्कुलर स्टेटस में पेशेंट का हार्ट रेट देखेंगे, रिदम चेक करेंगे, एंड पेरिफेरल परफ्यूजन. कुछ और इम्पोर्टेंट सिम्टम कि जैसे अगर निमोनिया है तो हम उसमें क्या क्या चीजें पूछेंगे. ठीक है, फीवर है, कॉफ है, चेस्ट पेन, वीजन, फिर ये कौन सी चीज किस तरफ जो है वो जाएगी. तो अगेन दिस इज अ वेरी हेल्पफुल एल्गोरिथम. These are the different clinical conditions जो कि आप अलग से कर चुके हैं. अब जैसे पल्मोनरी एडिमा में पेशेंट को टिपिकली पिंक फ्रॉदी स्प्यूटम होता है, और चेस्ट एग्जामिनेशन को आपको बाय बेजल क्रैकल्स जो है वो मिलते हैं. एस्थमा और सीओपीडी में पेशेंट को वीजिंग होगी. न्यूमोथोरिक्स में हम वो इसमें वो वाली साइंस लिखी हैं जो कि बिल्कुल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक साइंस है. न्यूमोथोरिक्स में पेशेंट को जो है वो हाइपर रेजोनेंट चेस्ट होगा परकशन पे, और साइलेंट चेस्ट होगा ऑन ऑस्कल्टेशन. कार्डिक फेल्यूर अगर होगा तो उसमें पेशेंट को जो है वो पेरिफेरल एडीमा हो सकता है, जो कि हमने पिक्चर में भी देखा. और वीनस थ्रोम्बोसिस अगर है जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुई है, तो आपको क्लिनिकली जो है वो डीवीटी के फीचर मिल सकते हैं, जिसमें लेग एडीमा होगी और वो पैलेटरल नहीं होगी, वो एसिमेट्रिकल होगी. इस पिक्चर में व्हाट वी कैन सी कि जेवीपी जो है वो, यू कैन सी कि जेवीपी किस लेवल तक जो है वो रेज्ड है. रेज्ड जेवीपी, हैपेटिंग टाइप ऑफ पेरिफेरल एडीमा, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डिक फेल्यूर. तो इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट को जो है वो किस तरह से करोगे. इफ यू आर सस्पेक्टिंग कार्डिक कॉजेज, यू नीड टू गो फॉर ईसीजी, you need to go for echo, and if required we may need to proceed for coronary angiography. अगर पल्मोनरी कॉज की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें फिर आपकी चेस्ट एक्सरे हो गया. ठीक है, तो उसके बाद जो है वो चेस्ट एक्सरे तो आप डेफिनेटली इनिशियली करेंगे, लेकिन अगर आप पल्मोनरी कोई फोकस कर रहे हैं तो जो स्पेसिफिक पल्मोनरी इन्वेस्टिगेशन होगी दैट विल बी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सीटी स्कैन चेस्ट, लंग परफ्यूजन टेस्ट. ये नॉर्मल एक्सरे की जो है ना वो एक पिक्चर है कि उसमें जो उसकी नॉर्मल बॉर्डर्स और ये सारी चीजें हम लोग जिस तरह से देखते हैं. तो अगेन द पिक्टोरियल डायग्राम कैसे हम लोग, दिस इज द ग्राफ ऑफ एन ईसीजी, दिस इज हाउ इकोकार्डियोग्राफी इज परफॉर्म, एंड दिस इज अबाउट कोरोनरी एंजियोग्राफी. अच्छा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो हम लोग करते हैं, दिस इज हाउ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज परफॉर्म. ठीक है, ये तो सीटी और एमआरआई की मशीन है जो कि हम स्पेसिफिक कॉजेस को देखने के लिए करवाएंगे. इफ anyone of you have not seen कि pulmonary function test हम लोग किस तरह से करते हैं, this is a machine जिसको हम वाइटेलोग्राफ कहते हैं या
PFT मशीन कहते हैं, इससे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। पेशेंट के नोज के अराउंड हम ये नोज क्लिप रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट डीप इनहेलेशन करेगा और फिर पेशेंट जो एक्सेल करेगा, ठीक है। पेशेंट ने इनहेल किया इनिशियली, फिर हम पेशेंट को ये नोज क्लिप लगाएंगे और एक्सेल जो है वो पेशेंट इसके अंदर करेगा। ये जो मीटर है इसके साथ एक माउथ पीस, दिस वाइट कलर इज द माउथ पीस, जो कि हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअल यूज होगा, ठीक है। ये इस मशीन के साथ अटैच्ड है, इसका एक ग्राफ निकलता है और देन द रिपोर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिंट। इसका प्रिंट आउट निकलता है जिसमें हमने एस्थमा के साथ डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज जो है वो चेक करते हैं, दैट वी कैन सी, ठीक है। So this was about the general approach. So most of the things we have already covered. कोई स्पेसिफिक क्वेरी, आई ट्राई टू मेक द थिंग सिंपल। पहले ही आप लोगों की इस पे हो चुकी है क्लास, तो बस मेन थिंग ये है कि आप प्रॉब्लम को सही अप्रोच कर सकें। कोई भी पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया, आप उसको किस तरह से अप्रोच करें, किस तरह से फर्दर। अब ऐसे नहीं है कि आप हर पेशेंट को जो है वो एंजियोग्राफी के लिए भेजें, ठीक है, या हर पेशेंट का आप सीटी चेस्ट करवाएं। अगर आपका हिस्ट्री अच्छी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन अच्छा है, तो हो सकता है कि एक सिंपल एनीमिया ही कॉज हो ब्रेथलेसनेस का। लेकिन ये सारी चीजें जब हो सकेंगी इफ यू हैव अ वेरी गुड हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन स्किल्स, ठीक है। तो रिमेंबर, हिस्ट्री टेकिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आपका 60 to 70% डायग्नोसिस जो है वो स्टेब्लिश हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमेशा सपोर्टिंग एविडेंस ही देती है। तो अगर आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन अच्छी है तो ये आपकी भी लाइफ को जो है वो इजी करेगी और पेशेंट की भी लाइफ इजी होगी, क्योंकि पेशेंट बहुत सारी अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन से जो है आप उसको जो है वो सेव कर सकते हो। वी हैव सम टाइम लेफ्ट, आई एम जस्ट गोइंग बैक। अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों से मिस हो गई है तो वी कैन डिस्कस, and meanwhile I'm waiting for your questions as well. Since this is a very important topic, तो I expect कि आप लोगों को कुछ queries जो है वो जरूर होनी चाहिए। Okay, so if there are no questions, we can stop over here, and जो है बाकी you can presentation जो है वो तो upload हो जाएगी, तो you can watch it later as well.